नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो कश्मीर के राजवंश हैं उनके ऊपर जो है अपनी क्लास कर रहे हैं। और कल की हमने क्लास में देखा था, हमने कल की क्लास में जो कह सकते हैं कश्मीर वंश की उत्पत्ति के बारे में, और उसके पहले जो हमें कह सकते हैं कि जो पहले हमें वंश देखने को मिलते हैं कारकोट वंश, हमने उसके ऊपर जो है वो चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो कश्मीर वंश पर ही आधारित है। और उसके जो नेक्स्ट हमें वंश देखने को मिलते हैं, कारकोट वंश के बाद जो हमें नेक्स्ट वंश देखने को मिलते हैं, हम उसके ऊपर जो है अपनी क्लास आज करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन है वो कश्मीर वंश के राजवंश जो थे उसके ऊपर आधारित है। और उसमें हमने कल कारकोट वंश को देख लिया था और आज हम उत्पल वंश को देखेंगे। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है वो कश्मीर के उत्पल वंश के ऊपर आधारित है। उत्पल वंश के ऊपर आधारित है। तो सबसे पहले हम उत्पल वंश के बारे में देखेंगे, इनके ऊपर क्या क्या हमें जानकारियां देखने को मिलती है। हम सबसे पहले देखेंगे इसका संस्थापक कौन था। तो संस्थापक की अगर हम चर्चा करें, संस्थापक की अगर हम चर्चा करें तो इसमें हमें सबसे पहले जो है वो अवंती वर्मन देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे अवंती वर्मन, अवंती वर्मन इस वंश के जो है वो हमें संस्थापक देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि इनके बारे में हमें जो जानकारी देखने को मिलता है वो ये देखने को मिलता है कि जो काकोट वंश है उसके पतन के पश्चात जो है वो उत्पल वंश हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखें कश्मीर में जो है इस वंश की तब उसके बाद उत्पत्ति हुई है। तो आप इस चीज को भी जो है वो नोट कर लीजिएगा कि कश्मीर में कारकोट वंश वंश की उत्पत्ति के पश्चात कारकोट वंश की उत्पत्ति के पश्चात आपको बता दूं कि जो यह वंश है इसके पश्चात जो है वो उत्पल वंश का जो है कारकोट के पतन के पश्चात उत्पल वंश की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई। इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया कि संस्थापक कौन है। तो संस्थापक जो है वो अवंती वर्मन हमें देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि इस वंश के जो प्रसिद्ध हमें महिला शासिका देखने को मिलती है। यानी कि आपको बता दूं इस अ, इस वंश की जो हमें प्रसिद्ध महिला शासिका देखने को मिलती है, उनका जो नाम हमें देखने को मिलता है वो हमें सुगंधा देखने को मिलता है। प्रसिद्ध महिला शासिका सुगंधा थी। आपको बता दूं कि अब हमें जितने भी वंश देखने को मिलेंगे और कश्मीर के जितने भी वंश देखने को मिलेंगे इसमें हमें जो महिलाएं जो हैं वह कह सकते हैं कि राजनीति में जो है वो भाग लेती हैं। यानी कि राजकाज में जो है वो महिलाएं भाग लेने वाली हमें देखने को मिलेंगी। तो आपको इस बात को बता दूं कि उत्पल वंश के प्रारंभ से ही हमें जो है वो महिलाओं की भागीदारी जो है वो राजकाज कार्य में जो है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्होंने जो अवंती वर्मन थे इन्होंने अपने राज्य के अभिनयकर्ता वर्मन ने अभिनयकर्ता इनके राज्य के जो हमें अभिनयकर्ता देखने को मिलते हैं उनसे उनसे इन्होंने सुम्य और कह सकते हैं इनका जो हमें नाम देखने को मिलता है शून्य और सुम्य, इन दोनों से जो है इन्होंने नर्मदा नदी पे जो है एक बांध का निर्माण करवाया था। अभिनेता सौम्य या शून्य,
शून्य से नर्मदा नर्मदा नदी पर जो है वो बांध जो है वो निर्माण इन्होंने करवाया था। सॉरी, यहाँ पे नर्मदा नहीं नदी नहीं होगा, यहाँ पे झेलम नदी होगा। झेलम नदी पर बांध का निर्माण करा है। नहीं, जो बांध का निर्माण है वो इन्होंने करवाया था। ऐसी हमें जानकारी देखने को मिलती है। एक बात और आपको बता दूं कि इन्होंने एक अवंतीपुर नामक जो है वो नगर को काफी निर्माण इन्होंने किया था। इन्होंने अवंतीपुर नामक नगर का निर्माण किया था। यानी कि इन्होंने अवंतीपुर नामक एक नगर का जो है वो निर्माण हमें इनके राजकाज में जो है शासनकाल में जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो अवंती वर्मन थे इनकी मृत्यु जो हुई थी वो आधुनिक हजारा जिले में। आपको बता दूं कि जो आधुनिक हजारा है वहां पे जो है एक कह सकते हैं कि जनमानस का जो है वो विद्रोह हो गया था, तो उसको दबाने के लिए वो गए थे और वहां पे उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। इस चीज को भी आपको नोट कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु अवंती वर्मन की मृत्यु आधुनिक हजारा हजारा में जन विद्रोह को दबाने में जाती है जाती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि अवंती वर्मन के जो पश्चात हमें शासक देखने को मिलते हैं तो इनकी पत्नी जो सुगंधा थी वो इनके पश्चात जो है वो शासक बनती है। तो आप इसको भी जो है वो नोट कर लीजिएगा। इनके पश्चात अवंती वर्मन के पश्चात सुगंधा गंधा शासिका बनती है। सुगंधा जो है वो शासिका के रूप में जो है वो कश्मीर में काम करती है। लेकिन आपको बता दूं कि 914 ईस्वी में इनके मंत्रियों द्वारा जो है ये कैद कर ली जाती है और वहीं पे इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। आप इसको भी जो है वो नोट कर लीजिएगा। 1914 ईस्वी में, सॉरी 914 ईस्वी में यह अपने मंत्रियों द्वारा कैद कर ली जाती है। कैद कर ली जाती है और मार दी मार दी जाती है। जाती इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये सारी बातें जो है वो देखने को मिल जाती है। ये हमने देखा उत्पल वंश के बारे में। आपको बता दूं कि ये उत्पल वंश के बारे में हमने सारी जो बातें थी वो देख ली है। अब जो है हम इसके बाद जो है वो चर्चा करेंगे जो हमारा नेक्स्ट शासक है, यानी कि यश शंकर वंश। यानी कि आप देखेंगे यश कर वंश जो है वो उस पे जो है वो अपनी क्लास करेंगे। यानी कि हमने देखिए उत्पल वंश के बारे में जो सारी बातें थी वो हमने देख ली। अब हम देखेंगे यशकर वंश के बारे में। यशकर यशकर वंश
पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसके संस्थापक हमें कौन कौन देखने को मिल जाते हैं। तो संस्थापक के बाद में बात बताऊं तो हमें देखने को मिलता है कि जब 939 ईस्वी में ब्राह्मणों का जो समाज लगा, उसमें देखिए सामान्य से एक ब्राह्मण थे जिनका नाम हमें देखने को मिलता है यस्कर। उनको इस वंश के लिए चुना गया, तो उन्होंने यस्कर वंश की जो है स्थापना कर दी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं संस्थापक एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यस्कर। यस्कर उन्होंने उनके नाम पे जो है इस वंश का नाम जो है वो यस्कर वंश जो है वो पड़ा हुआ हमें देखने को मिल जाता है। तो यस्कर को जो है वो सम्राट चुना गया कश्मीर का। तो उन्होंने जो है इनको जो है इस वंश के नाम पे जो है इनका नामकरण किया जाता है। आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा कि यस्कर वंश जो है वो यस्कर की ही यस्कर नामक एक ब्राह्मण को सम्राट बनाया जाता है, जो कि 939 ईस्वी में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 939 ईस्वी में ब्राह्मणों की सभा में यस्कर को तो सम्राट चुना जाता है। यस्कर को जो है वो सम्राट चुना जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है कि यस्कर को एक सम्राट के रूप में जो है वह चुना जाता है। आपको बता दूं कि इनके बाद जो हमें शासक देखने को मिलते हैं क्षेमगुप्त, उनकी पत्नी का जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इस शासन काल में जो है वो देखने को मिल जाता है। यानी इनके बाद जो शासक होते हैं क्षेमगुप्त क्षेमगुप्त का कह सकते हैं कि क्षेमगुप्त का जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो काफी महत्वपूर्ण है। टाइम पीरियड के बारे में बात करूं तो क्षेमगुप्त जो है वो इसी वंश के हमें शासक देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके शासन में इनकी पत्नी का जो है वो हमें ज्यादा रोल देखने को मिल जाता है। यानी कि इनकी पत्नी की बात करें, इनकी जो पत्नी है क्षेमगुप्त की पत्नी रिद्धा थी। आपने रिद्धा का नाम अगर नहीं सुना है तो आप इनके बारे में जो है अभी जो बात होंगी उसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कश्मीर के राजवंश से। इनके बारे में जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो जो क्षेमगुप्त थे, इनकी पत्नी जो रिद्धा थी, इनका हमें कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण जो है वो कह सकते हैं भूमिका देखने को मिल जाती है। यानी कि इनकी पत्नी जो है वो रिद्धा थी, यह कश्मीर के इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाती इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो कश्मीर के इतिहास में हमें इनके ऊपर देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो इनके पति थे क्षेमगुप्त, इनका एक हमें सिक्का भी देखने को मिलता है जिसपे इस बात की पुष्टि होती है इन्होंने कश्मीर पे जो है वो पूरी तरीके से जो है वो शासन किया था। उस सिक्के पे आपको बता दूं तो उसपे हमें डी विद्या जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं उस सिक्के पर, यहाँ पे मैं इसको भी जो है वो नोट कर देता हूँ कि क्षेमगुप्त के सिक्के पर सिक्कों पर और उसके नाम के साथ साथ दी विद्या का नाम अंकित हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे इनके बाद जो है वो इनका जो नाम है वो हमें देखने को मिल जाता है। इससे ऐसा हमें पता चलता है कि इनका जो था वो कश्मीर पे महत्वपूर्ण जो प्रभाव हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि क्षेमगुप्त की जो पत्नी है रिद्धा, वो 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक जो है
वह कश्मीर की जो है वो शासिका जो है वो बनी रहती है। तो आपको बता दूं कि क्षेमगुप्त के बाद बाद 900 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर विद्या शासन किया था। शासन जो है वो किया था, यानी कि आप देखेंगे कश्मीर में जो है रिद्दा ने है वह शासन किया था। आपको बता दें कि रिद्दा का जो हमें अशाब्दिक अर्थ देखने को मिलता है वो बड़ी बहन का देखने को मिलता है, यानी कि आप रिद्दा का मतलब जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है कि वो एक बड़ी बहन थी। तो रिद्दा का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ी बहन। आपको बता दूं कि रिद्दा ने लगभग हिंदू शाही परिवार की कन्या थी और उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जो है वो कश्मीर पे जो है अपना शासन बनाए रखा था। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जो है वो अपना शासन कश्मीर पे बनाए रखा। यह हिंदू शाही राजकुमारी थी। हिंदू शाही जो थी वो राजकुमारी थी और इन्होंने कश्मीर पे लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। और इन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया था। आपको बता दूं कि जो रिद्दा देवी है हमें देखने को मिलती हैं, इनके ऊपर जो है इनका एक सिक्का हमें देखने को मिलता है जो कि लक्ष्मी के प्रकार का सिक्का हमें कहा जा सकता है, तो वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने रिद्दापुरा और कह सकते हैं कि कनकपुरा का जो है वो निर्माण कार्य जो है वो किया था। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। इन्होंने रिद्दापुरा और ककन कनकपुरा का निर्माण किया था। लेकिन आपको बता दूं कि जो रिद्दा हमें देवी देखने को मिलती है, जो रिद्दा कश्मीर में शासिका देखने को मिलती है, यह एक दुराचारी जो है दुराचारी महिला है। रिद्दा एक दुराचारी दुराचारी महिला थी। इस प्रकार से जो है वो हमने यस्कर वंश और उत्पल वंश के बारे में सारी बातें कर ली। तो अब हम जो है एक बार इनके बारे में जो है वो रिवाइज करते हुए अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन था वो कश्मीर के राजवंश के ऊपर आधारित था। इससे पहले की क्लास में हमने कश्मीर वंश की उत्पत्ति और कश्मीर वंश के जो पहले वंश थे कारकोट वंश, हमने उसके बारे में देखा था। तो आज हम जो है उस श्रृंखला में उसके नेक्स्ट कह सकते हैं कि वंश है उत्पल वंश, हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा कश्मीर वंश के ऊपर आधारित है और उत्पल वंश के बारे में और यस्कर वंश के बारे में जो है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्पल वंश के बारे में देख लेते हैं कि उत्पल वंश किस प्रकार से जो उस पे शासक थे उन्होंने अपना शासन काल जो है वो किया था। इनके जो संस्थापक हमें देखने को मिलते हैं वो अवंती वर्मन देखने को मिल जाते हैं, यानी कि उत्पल वंश के जो संस्थापक हैं वो हमें अवंती वर्मन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं
कि कश्मीर में कारकोट वंश के बाद जो है वो उत्पल वंश की उत्पत्ति हमें देखने को मिल जाती है। इस वंश के जो प्रसिद्ध हमें महिला देखने को मिलती है, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह सुगंधा देखने को मिलता है। आपको एक बात और बता दूं जो नोट कर लीजिएगा कि अब हमें जो जितने भी वंश इसमें देखने को मिलेंगे उसमें हमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो राजनीति में जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। चाहे वो कोई भी वंश हो, उसमें हमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो हमें देखने को मिलेगी। यानी कि इसके बाद जो हम 3 वंश पढ़ेंगे उसमें हमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो देखने को मिलती है। तो इनसे भी जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसको जो है अच्छी तरीके से जो है वो नोट कर लीजिएगा। तो इस वंश की जो प्रसिद्ध महिला थी उनका नाम हमें सुगंधा देखने को मिल जाता है। आपको बता दो कि अवंती वर्मा ने एक उनके अभिनेता थे, उनके राज्य में जो है वो 2 अभिनेता हमें देखने को मिलता है जिनका नाम हमें शून्य और शून्य देखने को मिलता है, सौम्य और शून्य देखने को मिलता है। इनसे इन्होंने झेलम नदी पर जो है वो बांध का जो है वो निर्माण कार्य करवाया था। ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने अवंतीपुर नामक एक नगर का जो है वो निर्माण कराया था। ऐसा भी हमें वर्णन इनके बारे में देखने को मिलता है। इनके नाम से इनका नाम अवंती वर्मन था और इन्होंने अवंतीपुरा नामक एक नगर की जो है स्थापना कराई थी। उसके बाद आपको बता दूं कि अवंती वर्मन की जो मृत्यु हुई थी वो इनके राज्य में एक हजारा जिला है, वहां पे ये गए थे जंग विद्रोह को दबाने के लिए और वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के पश्चात इनकी जो पत्नी थी सुगंधा वह शासिका के रूप में जो है वो कार्य करती है। लेकिन आपको बता दूं कि 914 ईस्वी में उनको उनके मंत्रियों द्वारा जो है वो कैद कर लिया जाता है और उनको मार डाला जाता है। तो ये तो बात रही हमारे उत्पल वंश के बारे में। अब हम देखेंगे इसके बाद जो है वो हमारा यस्कर वंश है। आपको बता दूं कि उत्पल वंश की जब जो रानी थी 914 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक हमें जो लंबा काल देखने को मिलता है 939 ईस्वी तक का एक हमें दीर्घ काल देखने को मिलता है जिसमें हमें किसी भी शासकों का जो है वो वर्णन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आपको बता दूं कि ब्राह्मणों ने एक अपना सभा आयोजित किया और उसमें सामान्य सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया और उसमें एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था यस्कर, उनको जो है वो सम्राट ब्राह्मणों द्वारा चुना गया था। इसलिए इस वंश को जो है वो यस्कर वंश जो है वो कहा जाता है। इस यस्कर वंश की जो है वो संज्ञा जो है वो दी जाती है। उसके बाद आपको बता दूं कि 939 में ब्राह्मणों की सभा जो थी उसमें यस्कर को सम्राट चुना गया, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद इसके यस्कर के बाद हमें एक महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलते हैं जिनका नाम हमें क्षेमगुप्त देखने को मिल जाता है। यह क्षेमगुप्त जो थे इनकी जो पत्नी थी इनका नाम था रिद्धा। रिद्धा जो थी वो कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती हुई देखने को हमें मिल जाती है। इसके बाद जो है हम इन्हीं के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। आपको बता दूं इस बात की जो पुष्टि है वो हमें क्षेमगुप्त के एक सिक्का है जिस पर क्षेमगुप्त का नाम भी हमें अंकित देखने को मिलता है और उसके बाद जो है वो रिद्धा देवी का नाम जो है वो अंकित देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा माना जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा सुझाया है कि जो रिद्धा देवी थी इनका भी कश्मीर के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो प्रभाव देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको बता दूं कि क्षेमगुप्त ने 980 से लेकर के 1003 ईस्वी तक कश्मीर पे जो है वो रिद्धा के शासन में जो है वो शासन किया था। उसके बाद उनकी जो है मृत्यु हो जाती है और रिद्धा देवी जो है वो शासक के रूप में जो है शासिका के रूप में जो है अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है। आपको बता दूं कि रिद्धा देवी थी ये हिंदू शाही राजघराने की थी और इन्होंने जो कश्मीर की राज व्यवस्था थी उसको अच्छी तरह से जो है उसका कार्यभार संभाल रखा था। उसके बाद आपको बता दूं कि इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक जो है रिद्धा देवी ने जो है वो शासन किया था। रिद्धा का जो मतलब होता है, अगर हम रिद्धा का शाब्दिक अर्थ समझने का जो है प्रयास करें तो रिद्धा का जो शाब्दिक अर्थ हमें देखने को मिलता है वह यह देखने को मिलता है कि रिद्धा का मतलब होता है बड़ी बहन। यानी कि रिद्धा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बड़ी बहन होता है। तो इस प्रकार से हमें इनके नाम के बारे में भी वर्णन देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि रिद्धा देवी ने अपने शासन काल में एक रिद्धापुरा और कनकपुर और रिद्धापुर नामक 2 नगरों का जो है वो निर्माण करवाया था। लेकिन आपको बता दूं ऐसा कतई नहीं था कि इन्होंने इतने अच्छे जो कार्य वो किए थे, तो ये जो थी एक अच्छी महिला थी। यह इनके बारे में इतिहासकारों का कहना है कि यह एक दुराचारी जो है वो महिला शासिका हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि यह एक दुराचारी शासिका महिला हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमने आज उत्पल वंश के बारे में और यस्कर वंश के बारे में देखा। अब जो है हमारा नेक्स्ट यानी कि लोहार वंश, हम लोहार वंश के बारे में जो है वो पे चर्चा करेंगे। आप एक बार इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं लोहार वंश के ऊपर जो है अपनी क्लास को जो है वो आगे बढ़ा सकूं।
चलिए, अब हम देखेंगे इस वंश के हमें जो नेक्स्ट देखने को मिलते हैं, उनका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो है लोहार वंश। तो हम अब लोहार वंश के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। लोहार वंश के ऊपर जो है वो हम अपनी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि लोहार वंश के जो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं वो संग्राम राज देखने को मिलते हैं। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा। लोहार वंश के जो हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं वो संग्राम राज देखने को मिलते हैं। संग्राम राज जो थे, इनका जो हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1003 ईस्वी से लेकर के 1028 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो देखने को मिलता है। 3 से लेकर के 1028 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो लोहार वंश है उनके बारे में जो है वो देखा। आपको बता दूं कि रानी रिद्दा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, और रानी रुद्रा ने जो है वो संग्राम राम को जो है वो अपने इनके एक भतीजे थे, उनका नाम था संग्राम राज, उनको जो है वो गोद लिया था, और गोद लेने के बाद इनको जो है अपना उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त कर दिया था। यानी कि यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ कि रिद्दा देवी ने संग्राम राज को अपना उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। आप देखेंगे रिद्दा देवी का कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने इनको जो है वो इनके भतीजे थे, यानी कि संग्राम राज जो थे वो इनके भतीजे थे। रामराज इनके भतीजे थे, और इनको इन्होंने शासक के रूप में जो है वो कार्य जो है वो किया था। आपको बता दूं कि इन्होंने जो संग्राम राम हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने जो है वो तुंग के नेतृत्व में एक अपनी जो है वो त्रिलोचन लाल के साथ जो है वो अपनी एक सेना जो है वो भेजी थी महमूद गजनी से युद्ध करने के लिए। महमूद गजनी से युद्ध करने के लिए जो भेजी थी सेना तुंग के नेतृत्व में, वह सेना जो है वो पराजित हो जाती है। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में देखने को मिलता है। इन्होंने इन्होंने तुंग के नेतृत्व में आपको बता दो तुंग के नेतृत्व में त्रिलोचन लाल के साथ अपनी सेना महमूद गजनी से लड़ने के लिए भेजा था। ये भेजा था, परंतु यह पराजित हो गए। परंतु यह पराजित हो गए थे। पराजित जो है वो हो जाते हैं, यानी कि आप देखेंगे महमूद गजनी से युद्ध करने के साथ साथ ये जो है वो पराजित हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि इनके पश्चात जो है वो हमें कुशल जो है वो शासक देखने को मिलते हैं। कलश जो है वो शासक बोलते हैं। कलश के बाद जो है वो हर्ष में जो शासक के रूप में है वह देखने को मिल जाते हैं। एक महत्वपूर्ण जो आपको तथ्य था वो बता दूं मैं कि इनके पश्चात आप देखेंगे कि सुमति शासक हुए। इनके पश्चात पश्चात सुमति शासक हुई।
सुमति जो है वो शासक बनती है, परंतु उन्होंने इतना सारा कर्ज ले रखा था। आपको बता दूं कि सुमति को कर्जदार के रूप में जाना जा सकता है, यानी कि इन्होंने अपने आसपास के जो राज्यों से इतना सारा इन्होंने कर्ज ले रखा था कि उनको कह सकते हैं कि देने के बजाय इन्होंने आत्महत्या करना जो है वो उचित समझा था। तो आपको बता दो कि सुमति ने बहुत सारा जो है वो कर लिया था। अनंत और सुमति, अनंत और सुमति अनंत और सुमति ने बहुत सारा कर लिया था, इसको न अदा कर इसकी अदायगी ना करने के कारण इन्होंने जो है वो आत्महत्या जो है वो कर लिया था। ऐसा वर्णन हमें देखने को मिलता है। इनके पश्चात जो है वो हमें कसल, कलश, इनके पश्चात कलश और इनके तदुपरांत 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 हर्ष शासक बनते हैं। हर्ष जो है वो शासक के रूप में जो है वो बनते हैं। हर्ष के बारे में आपको बता दूं कि हर्ष जो थे वो महत्वपूर्ण हमें विद्वान जो है वह एक विद्वान थे। हर्ष एक विद्वान, कवि, योद्धा, आदि प्रकार की जो सारी चीजें हैं उनसे जो है वो सुशोभित हमें देखने को मिल जाते हैं। एवं कई भाषाओं के ये ज्ञाता थे। आप देखेंगे कि ये कई भाषाओं के जो है वो हमें ज्ञाता जो है वो देखने को मिलता है। हर्ष कई विषयों के, भाषाओं के ज्ञाता थे। ऐसा वर्णन जो है हम इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको एक बात और आपको बता दूं कि जयसिंह जो थे वो लोहार वंश के अंतिम शासक थे। तो आप इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा कि जयसिंह लोहार वंश के अंतिम शासक, जयसिंह जो थे वो लोहार वंश के अंतिम शासक के रूप में जो है वो कार्य कर रहे हैं। आपको बता दूं कि कश्मीर के इतिहास में हमें एक महत्वपूर्ण जो है वो तलीन, डामन और संगन नामक एक शाही अंगरक्षक का जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिल जाता है। यह ऐसे कह सकते हैं कि यह ऐसे अंगरक्षक थे जो कि बिना आज्ञा के कोई ब्राह्मण भी जो था वो उनके दरबार में नहीं जा सकता था। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिल जाता है। तो आप इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि कश्मीर के इतिहास में मांडर जो हमें इनका नाम देखने को मिलता है वह तंत्रिक 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 एवं डामन एवं यामिक सॉरी इनका जो है नाम हमें देखने को शाही अंगरक्षक, कश्मीर के इतिहास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में देखने को मिल जा रहा है।
अब जो है हम इनके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे, यानी कि आपको बता दूं अब हम एक बार इनके ऊपर पुनः जो चर्चा है वो कर लेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो हमारा सेशन था वो हमारा कह सकते हैं उत्पल वंश और जो यस्कर वंश था उसके ऊपर हमने देखा था। उसके बाद जो है हमारा लोहार वंश, जो इस वंश का हमें अंतिम वंश देखने को मिलता है, तो हमने लोहार वंश के ऊपर जो है वो चर्चा कर ली। तो अब हम देखेंगे लोहार वंश के बारे में जो हमें प्रारंभिक बातें देखने को मिलती है वो क्या देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रानी दिद्दा के बारे में देखा था। तो रानी दिद्दा जो थी वो हमें यस्कर वंश में जो है वो देखने को मिली थी। उसके बाद आप देखेंगे कि रानी दिद्दा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उन्होंने संग्राम राज जो कि उनके भतीजे थे उनको जो है वो अपना एक कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में जो है वो नियुक्त किया था। तो जो संग्राम राज थे इन्होंने ही लोहार वंश की जो है वो स्थापना की थी। इसमें हमें 1003 ईस्वी से लेकर के 1028 ईस्वी तक का जो शासन काल है वो इनका हमें देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि जो संग्राम जो कह सकते हैं कि संग्राम जो राज थे इन्होंने तुंग के नेतृत्व में और तुंग के नेतृत्व में त्रिलोचन लाल के साथ जो है त्रिलोचन लाल जो थे उनके साथ जो है वो महमूद गजनी से लड़ने के लिए अपनी एक सेना जो है वो भेजी थी। सेना जो है भेजी थी, लेकिन यह जो सेना थी यह जाती है, युद्ध लड़ती है, लेकिन यह परास्त हो जाती है। तो ऐसा वर्णन हमें इसके बारे में देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि इनके बारे में और जो सारी हमें बातें यह देखने को मिल जाती हैं कि इनके पश्चात जो है वो अनंत और सुमति जो है वो शासक बनते हैं, यानी कि जो संग्राम राज है इनके बाद जो है वो अनंत और सुमति जो है वो शासक बनते हैं। लेकिन यह दोनों इतने मतलब कह सकते हैं इन्होंने इतना ज्यादा जो है वो कर्ज ले रखा था कि इन्होंने आत्महत्या करके जो है वो कर्ज को ना पूरा कर पाने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। उसके बाद आपको बता दूं कि इसके पश्चात जो है वो कलश और उनके तदुपरांत जो है वो हमें हर्ष जो है वो शासक के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि हर्ष एक विद्वान थे, कई भाषाओं के जो है वो ज्ञाता थे और कई विषयों के जो है वो ज्ञाता के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से हमें हर्ष के बारे में जो सारी जानकारी है वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन एक बात और आपको बता दूं कि जयसिंह जो थे वो लोहार वंश के में अंतिम शासक के रूप में जो है वो देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो जयसिंह है वो लोहार वंश के में अंतिम शासक के रूप में जो है वो देखने को मिल जाती है। एक चीज आपको और बता दूं कि समस्त ये जो हमने 4 वंशों के बारे में डिस्कस किया इसमें से एक हमें मेजर फैक्ट जो है वो यह लगा कि इनके जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं वो कल्हड़ की राज रागाड़िन देखने को मिलती है। और दूसरी बात यह है इसमें हमें तनिन, डामन एवं एकल नामक एक जो अंगरक्षक शाही अंगरक्षक है उनका जो है वर्णन हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा इतिहासकारों ने सुझाया है कि यह जो कह सकते हैं कि अंगरक्षक थे इनका कश्मीर के इतिहास में हमें बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो चर्चा कर ली। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आपको ये क्लास कैसी लगी? आज हमने इनके बारे में देखा। अब हम देखेंगे पूर्व उत्तरकालीन जो कुछ राजवंश हमारे छोटे हैं 2-3 हम उनके ऊपर देखेंगे। उसके उपरांत जो है हम हर्षवर्धन के जो हमारा हर्षवर्धन का शासनकाल है वो छूटा है हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म यानी कि प्राचीन भारतीय धर्म के बारे में देखेंगे। ऐसी तमाम जो बातें हैं वो हमारी होते हुए आगे बढ़ेंगी। तो आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट्स इस क्लास से हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। चलते हैं, जय हिंद।